हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 29 मार्च को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हिंदू से लिया गया है, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है यंग एंड द ओल्ड। इस आर्टिकल में हम एजिंग ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे। लैंसेट जनरल की जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टीएफआर के बारे में बात करेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट, और डेमोग्राफिक डिविडेंड डिस्कस करेंगे। क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है इंडिया को फॉर इट्स एल्डरली पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको प्री में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट्स। इसमें हम इंडिया के जो कोल इंपोर्ट करने की पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे। कोल इंपोर्ट बाय थर्मल पावर प्लांट्स जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, प्लस कोल इंपोर्ट बाय स्टील इंडस्ट्री, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोकिंग कोल के बारे में बात करेंगे और इंपोर्ट से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आपको नीचे दी गई होगी। डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है यंग एंड द ओल्ड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 एजिंग ऑफ पॉपुलेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एल्डरलीज इन इंडिया के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो एज बढ़ रही है इंडिया की और जो एल्डरली की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और उस काउंटर प्रोडक्टिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमें क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। GS3 में डेमोग्राफिक डिविडेंड से लिंक करके भी आपको पूछा जा सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का हम मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडिया अभी यंग नेशन है, उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है, और बाय 2040-2045 इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन पीक पर आ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रीलिम्स के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। UN बॉडी थीम है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको यूनाइटेड नेशन की बॉडी में पूछा जाता है। हम इस आर्टिकल में UNFPA के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल आया क्यों है। रिसेंटली एक मेडिकल जर्नल जिसका नाम है लैंसेट, ठीक, तो अगर लैंसेट के बारे में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, एक मेडिकल जर्नल है जिसकी एक रिपोर्ट में ये दर्शाया गया है कि इंडिया का जो TFR है बाय 2050 उसकी वैल्यू गिर के 1.29 हो जाएगी। TFR क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। TFR का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इस वक्त वो 1.95 के आसपास है, और ये गिर के 1.29 हो जाएगा बाय 2050। अब TFR का मतलब क्या है वो समझते हैं। TFR का मतलब होता है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन। एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, उसकी वैल्यू को हम TFR कहते हैं। अब TFR 2.1 से अधिक है, जो कि एक रिप्लेसमेंट रेट होता है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन कंट्री की क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए 2 लोग मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं, और अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अपनी पॉपुलेशन को वो रिप्लेस करेंगे। तो 2.1 अगर इक्वल होता है TFR की वैल्यू, तो पॉपुलेशन ओवरऑल क्या होगी, स्टेबल। मतलब 2 लोग 2 बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन रिप्लेस हो जाएगी। 2 लोग अगर 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रहे हैं, 3, 4, 5, तो ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर TFR की वैल्यू 2.1 से कम हो जाती है, इसका मतलब 2 लोग
एक या एक से कम बच्चे या दो से कम बच्चे अगर जन्म दे रहे हैं तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन होगी उस कंट्री की वो डिक्लाइन होगी। इंडिया की जो टीएफआर है वो 1.95 के आसपास है इस वक्त पे 2022 के डेटा के हिसाब से, और जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी है। कुछ स्टेट हैं जहां पर अभी टीएफआर 2.5 से अधिक है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, और यहाँ पर पॉपुलेशन अभी बढ़ते जा रही है। लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सदर्न इंडिया के स्टेट जहाँ पर टीएफआर की वैल्यू ऑलरेडी जो रिप्लेसमेंट रेट है जिससे पॉपुलेशन स्टेबल रह सकती है उससे कम हो चुकी है, और सदर्न स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टीएफआर की वैल्यू इंडिया की 1.29 हो जाएगी और आने वाले समय में जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होगी। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो जो यंग वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी आने वाले समय में कम होगी, और जो वर्किंग पॉपुलेशन निकल चुकी है अभी 50-60 की एज में जा चुकी है वो सारे के सारे क्या होंगे, 60s के बाद एल्डरली बनेंगे, सीनियर सिटीज़न बनेंगे। तो सीनियर सिटीज़न की पॉपुलेशन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग लोगों की पॉपुलेशन है, वो आने वाले समय में घटेगी। ऐसा नहीं है कि ये लैंसेट पहला कोई मेडिकल जर्नल है जिसने ये चीज़ें फ्लैग की है। इसके पहले यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, उसने भी प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया की जो एल्डरली है उनकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी बाय 2050। 2022 में पॉपुलेशन 149 मिलियन है और बाय 2050 347 मिलियन एल्डरली की पॉपुलेशन हो जानी है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो इंडिया अभी तो यंग नेशन है, लेकिन आगे चल के इंडिया जो है एजिंग होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, पहले ये देख लेते हैं, कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेहतर डेटा की हमें ज़रूरत है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाने के लिए फॉर एल्डरली ऑफ इंडिया हमें बेहतर डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटा पे फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्या है, ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा, इसे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, प्लस इससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने की भी ज़रूरत है, किसमें, अमॉन्ग सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट क्या है, बेटर हेल्थ फैसिलिटी। बेहतर हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन एजिंग होगी, जब वृद्ध अवस्था में आते हैं तो ज़्यादा हेल्थ आपकी ख़राब होती है, तो उस समय जो हेल्थ फैसिलिटी होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, चीपर होना चाहिए। चीपर इसलिए होना चाहिए कि इंडिया की जो सीनियर सिटीज़न पॉपुलेशन है वो मेनली रूरल एरियाज़ में रहती है और पॉवर्टी के अंदर है, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी नहीं है, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी नहीं है। इस केस में उनको जब उनकी हेल्थ डिटेरिएट होगी तो उन्हें एक बेहतर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होगी और एक चीपर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होगी। इसमें सरकार की जो आयुष्मान हेल्थ केयर स्कीम है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी। जो आज की वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर सेव करती है तो फ्यूचर में 60 के बाद से उन्हें इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहेगी, अपने बच्चों पे उन्हें रिलाय नहीं करना पड़ेगा और अपना वृद्ध अवस्था वो बेहतर तरीके से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, बेटर सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक, जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए बेहतर सेविंग अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर सेविंग करेंगे तो बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को। ठीक है, सरकार के द्वारा कई स्कीम्स चलाई जा रही है, जैसे कि सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके थ्रू जो 60 ईयर से ऊपर के सीनियर सिटीज़न हैं वो इस स्कीम के अंदर 7% 8% ब्याज में पैसा सेव कर सकते हैं। और ये जो है ऐसी स्कीम्स को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन एज हो रही है इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। ठीक, तो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया एज अ यंग नेशन अभी ऑन एन एवरेज एज 30 के आसपास होगी इंडिया की, तो ये परपेचुइटी में नहीं चलेगा। हमेशा इंडिया यंग नहीं रहेगा, कभी ना कभी ओल्ड तो होगा ही। लेकिन इंडिया को जिस तरीके से चाइना ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज़ किया था, उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ किया था, इंडिया को भी उसी तरीके से करना होगा। चाइना की जो पॉपुलेशन है 50% वर्किंग पॉपुलेशन 1987 में हुई थी, और पीक जो है 2000 से 2010 के बीच में जो है उसकी पॉपुलेशन पीक हुई थी। और इसी पीरियड के दौरान
जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो सबसे ज़्यादा थी। अब डेमोग्राफी की डिविडेंड के थ्रू ये इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कनेक्शन है यार? अगर आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 60-70% पॉपुलेशन वर्किंग है, इसका मतलब क्या है? सारे के सारे लोग जॉब कर सकते हैं और सारे के सारे लोग नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, फर्स्ट। दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? जो बच्चे हैं वो भी कम है और जो एल्डरली हैं परिवार में वो भी कम है। तो अगर बुजुर्ग लोग नहीं हैं ज़्यादा और बच्चे कम हैं तो ओवरऑल जो खर्चा होता है, जो कंजम्पशन होता है एक्टिविटीज़ में, जैसे बुजुर्ग लोगों की, वृद्ध लोगों की हेल्थ केयर में बहुत खर्चा होता है, बच्चों के एजुकेशन में खर्चा होता है, ये सारा खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। और ये जो कंजम्पशन है ये आप नहीं करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा? आपकी जो इनकम और सेविंग है वो बढ़ेगी। सेविंग बढ़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब आप यंग होते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके फेवर में होता है तो इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा होता है। लेकिन जब कंट्री एजिंग होती रहती है तब डिपेंडेंसी रेट बढ़ जाता है और जो खर्चा है, कंजम्पशन है, वो कहीं ज़्यादा होने लगता है। अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, और कंजम्पशन होगा तो उतनी जीडीपी नहीं बढ़ती है। इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने जो डिपेंडेंसी रेशियो अभी कम है उसको उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो जैसे चाइना ने किया है वैसे हमें भी करना होगा, लेकिन हमारे साथ कुछ इश्यूज़ हैं। क्या इश्यूज़ हैं हमारे साथ? जो सबसे बड़ा इशू है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली जॉब है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इंडिया के लेबर, एक आदमी 10 आइटम प्रोड्यूस कर रहा है जबकि उसकी कैपेसिटी 100 करने की है। तो हमारी जीडीपी जो है एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से बहुत कम है। और अगर हम इसी तरीके से एक्चुअल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी तक नहीं बढ़ा पाएंगे तो ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो पुअर रहेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कम है, इनफॉर्मल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी कम है। तो हमें सबसे पहले तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्लस एग्रीकल्चर के बाहर जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? जो हमारे लेबर हैं उन्हें प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जो स्किल डेफिसिट है, जो गैप है स्किल्ड और अनस्किल्ड में, उसको कम करने की ज़रूरत है। जो नॉलेज इकॉनमी है उसमें इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया अच्छी जॉब क्रिएट करता है और अपने जो लेबर हैं उन्हें प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करता है तो इंडिया अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा उसे मैक्सिमम यूज़ कर पाएगा, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। अगर इंडिया ने जो है इन लोगों को प्रॉपर स्किल नहीं दे पाए, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, तो ये आगे जाके ये पॉवर्टी में रहेंगे और आगे जाके बर्डन बन सकते हैं इंडिया के लिए। तो ये अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ बर्डन बन जाएगी फ्यूचर में। ठीक, तो इसलिए सरकार जो है इतनी सारी स्कीम चला रही है, स्किल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और अनेक तरह की स्कीम जिसके थ्रू जॉब और लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। ठीक, अब बात कर लेते हैं यूएनएफपीए के बारे में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक, ये क्या है? It is a subsidiary organ of United Nations General Assembly, work as a sexual and reproductive health agency। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1967 में। ऑपरेशन कब शुरू किया इसने? 1969 में। 1987 में इसका जो नाम था उसे रिनेम करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। पहले नाम क्या था? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, लेकिन जो एब्रीविएशन था वो अभी भी यही है, यूएनएफपीए ही है। ठीक, लेकिन अभी जो नाम है वो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, ये ध्यान रखेंगे फैक्ट को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन बजट, डिपेंड लार्जली अपॉन द वॉलेंट्री डोनेशन। जो सरकार डोनेशन देती हैं, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट डोनेशन दे रही है, जो एनजीओज़ हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इनके डोनेशन पर इसका काम चल रहा है। It aims to tackle SDG 3 health related, education, SDG 4 etc. ठीक है, तो SDG 4, SDG 5, SDG 3 इस तरीके की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसे अचीव करने के लिए उसी दिशा में यूएनएफपीए के फंड की एक्टिविटीज़ की जाती है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूएनएफपीए। ठीक,
नेक्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है। इंडिया में कोल रिजर्व्स बहुत सारे हैं, कोल प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, उसके बावजूद भी कोल इंपोर्ट बढ़ क्यों रहा है, इसके रीजंस बताइए। तो ये एस्पेक्ट कवर करेंगे। इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ क्यों रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे। और गर्मी के समय में इतनी बिजली कटौती होती है, उसके क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं। गर्मी का समय आ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है यार? गर्मी के समय में कूलर चलते हैं, AC चलते हैं और कई तरह की चीज़ें हैं ना। पानी की डिमांड बढ़ जाती है तो मोटरें चलती हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने वाली है और सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो डिमांड अगर ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, पहला। दूसरा क्या है कि अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, इसका मतलब आपके यहाँ कटौती होगी बिजली की, है ना। आप पेपर में आ जाता है आज 6 बजे से 8 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, आज 12 से 4 तक नहीं रहेगी। रूरल एरिया में दिन दिन भर बिजली नहीं आती। इंडस्ट्रियल एरिया और अर्बन एरिया में तो फिर भी बिजली आती है, लेकिन रूरल एरिया में नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ जाती है। अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो ये कॉस्ट अफोर्ड कर पाते, रूरल एरिया के अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ पर इतनी बिजली नहीं प्रोवाइड की जाती। अब इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न क्या है? शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक थर्मल कोल। जो डोमेस्टिक थर्मल कोल है उसकी शॉर्टेज होने के कारण जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो नहीं बढ़ पाती है। इसका मतलब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है, अगर उनके पास अवेलेबल रहे कोल तो वो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ा सकते हैं, सप्लाई बढ़ा सकते हैं, और जो डिमांड सप्लाई में मिसमैच हुआ है उसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट के पास प्रॉपरली जो कोल है, रॉ मटेरियल है, वो अवेलेबल नहीं होता है। और डोमेस्टिक कोल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक कोल हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है अगस्त 2023 महीने का, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सडनली बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि जो मॉनसून था वो अच्छा नहीं था। मॉनसून अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऊपर से पानी नहीं आ रहा है तो नीचे से पानी निकालेंगे, और नीचे से पानी निकालेंगे तो आपको ट्यूबवेल यूज़ करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कितना था? अगस्त में 840 मिलियन यूनिट्स के आसपास था। ठीक, अब ये जो शॉर्टेज है इसके लिए केवल 0.6 मिलियन टन ऑफ डोमेस्टिक कोल की ज़रूरत थी। बस इतने से कोल की ज़रूरत थी। अगर इतना कोल थर्मल पावर प्लांट को अवेलेबल हो जाता तो वो ये इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा 840 मिलियन यूनिट की ज़रूरत थी वो उसको पूरा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास 0.6 मिलियन टन कोल अवेलेबल नहीं था। उस वक्त पे जो कोल रिजर्व्स हैं, जहाँ पर कोल माइनिंग हो रही है, वहाँ पर 30 मिलियन टन के आसपास कोल अवेलेबल था। इसका मतलब प्रोडक्शन का बिल्कुल भी इशू नहीं है। प्रोडक्शन तो सही क्वांटिटी में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी थर्मल पावर प्लांट के पास ये कोल पहुंच नहीं रहा है। तो रीज़न क्या हुआ? पहला रीज़न ये है कि जो लॉजिस्टिक इशू है वो बहुत बड़ा है। तो चैलेंज ये नहीं है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन थर्मल पावर प्लांट पर ये कोल पहुंच नहीं पा रहा है ड्यू टू इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक। इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक होने के कारण ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब लॉजिस्टिक चैलेंज को एड्रेस करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, जैसे कि रेलवे नेटवर्क से रिलेटेड मेनली इसमें लॉजिस्टिक इशू है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलो क्रॉस सब्सिडाइजेशन, जो फ्राइट की कॉस्ट होती है रेलवे से, जो हम कोल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ क्रॉस सब्सिडाइजेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ठीक, तो ऐसे कई तरह के इश्यूज़ हैं जो कि रेलवे से रिलेटेड हैं और इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगेगा। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है? अब गर्मी तो आ चुकी है, सेकेंड अल्टरनेटिव है स्पॉट ऑक्शन। जो थर्मल पावर प्लांट कंपनी होती है ये एग्रीमेंट के थ्रू क्या करती है? कोल इंडिया से एग्रीमेंट कर लेती है, एक कॉस्ट में क्या करती है? प्रोक्योर करती है कोल को, सर्टेन अमाउंट ऑफ कोल।
स्पॉट ऑक्शन में क्या किया जा सकता है, जो डिमांड सप्लाई में मिसमैच है उसे ये तुरंत खरीद सकते हैं ऑन द स्पॉट। और ये स्पॉट ऑक्शन कौन करता है, कोल इंडिया लिमिटेड करती है। अपने प्रोडक्शन का 10% कोल, 70 से 80 मिलियन टन के आसपास का कोल हर साल जो है स्पॉट ऑक्शन के थ्रू बेचा जाता है। और थर्मल पावर प्लांट कंपनी ये स्पॉट ऑक्शन के थ्रू जो डिमांड सप्लाई की मिसमैच है इसे पूरा कर सकती है। पर दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये है कि जो एग्रीमेंट के थ्रू कॉस्ट होती है वो कोल की काफ़ी कम होती है, और स्पॉट ऑक्शन में जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट हैं स्पॉट ऑक्शन वाली जो टेक्निक है इसके थ्रू डिमांड सप्लाई के मिसमैच को एड्रेस नहीं करते हैं और इसे अल्टरनेटिव की तरह नहीं यूज़ किया जाता है। हालांकि जो इम्पोर्ट है कोल, इम्पोर्ट कोल, उसकी कॉस्ट कहीं ज़्यादा होती है स्पॉट ऑक्शन से जो प्रोक्योर किए जाने वाले कोल की। उसके बावजूद भी जो थर्मल पावर प्लांट हैं एज अ अल्टरनेटिव स्पॉट ऑक्शन को नहीं लेते हैं अपने डिमांड सप्लाई के मिसमैच को एड्रेस करने के लिए। उसके रीज़न भी नेक्स्ट भी क्या है, लॉजिस्टिक रीजंस ही हैं। सो नेक्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, इम्पोर्ट ऑफ कोल। और ये अल्टरनेटिव मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो लोग ये थर्ड अल्टरनेटिव चूज़ कर रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं, और जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है उसको एड्रेस करने के लिए बाहर से कोल इंपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक कोल के साथ ब्लेंडिंग कर कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितना कोल इंपोर्ट किया जाना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिसेंटली एक एडवाइजरी इशू की है जिसमें उन्होंने कहा था कि जितना भी आपके डिमांड सप्लाई के मिसमैच को ख़त्म करने के लिए कोल की ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही कोल इंपोर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे। और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 6% बाय वेट, इतना ही आप कोल इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक मिसलीडिंग नैरेटिव चला है कि सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट को 6% कोल इंपोर्ट करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ऐसा सरकार ने कर दिया है। और इसलिए सारे के सारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं अपने जितना भी वो कोल प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें से 6% जो है कोल को इंपोर्ट उनके द्वारा किया जा रहा है। अब जो इंपोर्टेड कोल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसके रीज़न क्या है, क्योंकि बाहर से जो कोल आ रहा है एक तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, दूसरा बाहर के कोल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए जो है ओवरऑल जो इम्पोर्टेड कोल है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार ने क्लियर कट ये एडवाइजरी में कहा था कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना करना है, मैक्सिमम 6% होना चाहिए। और अभी ज़रूरत के हिसाब से टोटल डिमांड सप्लाई के मिसमैच को ख़त्म करने के लिए 3.4% ऑफ कोल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी। उसके बावजूद भी जितने भी पावर प्लांट हैं वो सब क्या कर रहे हैं, 6% के आसपास जो है कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो डिस्कॉम कंपनीज़ हैं उन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले एक साल में फिस्कल ईयर 2023 में 15% के आसपास टोटल जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, परचेसिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बढ़ चुकी है। 15% मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पिछले एक साल में बढ़ी है। ठीक, डिस्कॉम कंपनी मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ये इनको क्या करते हैं, बेचते हैं। तो डिस्कॉम कंपनी वालों ने बोला कि हमने पिछले एक साल में 15% कॉस्ट बढ़ते देखा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंक्रीज़ इन डिमांड, जो हमने पहले बात की थी। डिमांड सप्लाई मिसमैच के कारण जो डिमांड बढ़ गई है उससे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है। कोल इंपोर्ट और कोल इंपोर्टेड कोल के जो प्राइसेस हैं ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर लॉन्ग रन में हमने जो लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं उसे रिज़ॉल्व नहीं किया, जो रेलवे में रिफॉर्म्स हैं उसे रिज़ॉल्व नहीं किया, तो ये हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको देना पड़ेगा, इंडिया को। जो इंडिया की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा रूरल एरिया को सफ़र करना पड़ेगा, वहाँ पर बिजली नहीं रहेगी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर बिजली ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव है,
तो बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए सरकार को जो रिफॉर्म्स हैं वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि जो कॉरिडोर्स हैं, फ्राइट कॉरिडोर, उसे जल्द से जल्द बनाया जा सके ताकि जो डोमेस्टिक कोल है उसे ही सप्लाई किया जा सके। जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है उसको एड्रेस करने के लिए ये सरकार को करने की ज़रूरत है इमीडिएटली नियर फ्यूचर में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था उसको एड्रेस कर लेते हैं। ठीक, तो इंडिया में जो कोल है उसको इंपोर्ट करने के लिए कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि ये एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जितने भी पावर प्लांट हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 6% यहाँ एडवाइजरी दी हुई है। ठीक, तो मैक्सिमम जो कोल इंपोर्ट करता है वो कौन सी इंडस्ट्री करती है, स्टील इंडस्ट्री करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है और कोकिंग कोल इंडिया में अवेलेबल नहीं है इतना अच्छा, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। कोकिंग कोल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसका ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होता और इंडिया में जो कोकिंग कोल होता है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। इसलिए जो मेन कोल इंपोर्ट किया जाता है वो कोकिंग कोल किया जाता है और मेनली स्टील और पिग आयरन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के द्वारा ही कोल इंपोर्ट होता है। हालांकि ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये भी डिमांड सप्लाई मिसमैच में क्या कर सकते हैं, कोल इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन लार्जली जो इंपोर्टेशन होता है वो किस लिए होता है, स्टील इंडस्ट्री में, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, वो भी कोकिंग कोल का इंपोर्ट होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। जो इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन 3 कंट्री से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। लगभग 300 से 400 मिलियन के आसपास हमारा कोल इंपोर्ट होता है। इंडिया में कोल जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना होता है, लगभग 600 मिलियन कोल प्रोडक्शन होता है। पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन करने वाली कंट्री और कंज्यूम करने वाली कंट्री कौन सी है, चाइना है। ये सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।